नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। जी हां, 2024 में नई सरकार बननी है, यानी भारत सरकार बननी है। अब इसके लिए राजनीतिक दलों में जोर आजमाइश कोशिशें चल रही हैं कि 2024 में कौन राजनीतिक दल सत्ता में काबिज होगा और कौन प्रधानमंत्री होगा। मौजूदा समय में, या यूं कहें कि 2014 से अब तक, यानी 2 टर्म में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है। अब इसको दूसरे नजरिए से देखें कि 2024 में नई संसद का गठन होना है, नई सरकार बननी है। अब ऐसे में एक सवाल उठना लाजमी है, स्वाभाविक है कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, या फिर देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिपीट करेंगे अपना तीसरा कार्यकाल। यह एक बड़ा सवाल देश के सामने उठता है, देश की आवाम के सामने उठता है, देश की जनता के सामने उठता है। अब बात करें तो इस प्रधानमंत्री की दौड़ में जो प्राइमा फेसिया सामने दिख रहा है, राजनीतिक हलचल जो दिख रही है, राजनीतिक यानी पॉलिटिकल सिनेरियो जो बता रहा है, उसमें प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी के एक और बड़े नेता नितिन गडकरी, यह नाम सामने उभर कर सामने आ रहे हैं। अब इसमें देखें तो मौजूदा समय में चाहे वह भ्रष्टाचार की बात हो या बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो, महंगाई, भ्रष्टाचार सहित कई मुद्दों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घिरे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री से होते हुए देश के प्रधानमंत्री तक की कुर्सी पर पहुंचने वाले नरेंद्र मोदी भले ही भारत की आंतरिक समस्याओं से उनको जूझना पड़ रहा हो, लेकिन यह निश्चित है और यह साफ है कि वैश्विक ख्याति भारत की बड़ी है। वैश्विक ख्याति का आलम यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया का एक बड़ा सर्वमान्य नेता भी माना गया है। उनकी लोकप्रियता भी आंकलित हुई है। अभी अमेरिका की एक एजेंसी ने, द मॉर्निंग कंसल्ट ने एक सर्वे किया दुनिया भर के राजनेताओं का। उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो रैंकिंग मिली है, वह टॉप की रैंकिंग मिली है। उन्हें दुनिया भर के बड़े नेताओं की जो श्रृंखला है, उसमें उन्हें पहला स्थान मिला है। और इस आशय की खबरें सामने आई हैं और इन खबरों को आप भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपना अनुमान लगा सकते हैं। अब इसमें जो अमेरिकी संस्था, जो अमेरिका की संस्था है द मॉर्निंग कंसल्ट, इसने जो सर्वे किया उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी छूटकर पीछे 7वें स्थान पर पहुंच गए। तो निश्चित रूप से इससे कहा जा सकता है कि देश में भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने मुसीबतें, अवरोध, दुश्वारियां सामने खड़ी हों, लेकिन दुनिया में
जो भारत की ख्याति बढ़ी है, जो भारत की इमेज बनी है और जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक खास इमेज बनी है, वह निश्चित रूप से भारत के आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं न कहीं वह परिणाम प्रदर्शित करेगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार, चाहे वह सीमाओं की सुरक्षा की बात हो, चाहे वैश्विक स्तर पर आयात निर्यात की बात हो, या चाइना जैसे देश को उसकी औकात बताना हो, या फिर देश के धार्मिक स्थलों की बात हो, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं न कहीं एक बड़े आयाम गढ़े हैं, जिससे भारत की, या यूं कहें कि भारत का आभा मंडल दुनिया में अलग ही दिख रहा है। बात चाहे महाकाल यानी उज्जैन के महाकाल धाम की बात हो, या उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ मंदिर के यानी ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ मंदिर की बात हो, अयोध्या की बात हो, श्री राम जन्मभूमि की बात हो, या यूं कहें कि उत्तराखंड के केदारनाथ धाम की बात हो, चौतरफा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास को एक नया आयाम दिया है, जिससे निश्चित रूप से कहीं न कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभा मंडल में एक अध्याय जुड़ा है। इसे आप यूं भी कह सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास को रफ्तार दी है, व्यवसाय को रफ्तार दी है, या दूसरे शब्दों में कहें कि उन्होंने अपनी एक खास इमेज बनाई है, खास तौर से भ्रष्टाचार पर, आतंकवाद पर चोट करके। चाहे वह आतंकवाद की बात हो या भ्रष्टाचार की बात हो, कहीं न कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और उनके कैबिनेट की जो नीतियां हैं, उन्होंने कहीं न कहीं आतंकवाद और भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसा है। जो भ्रष्टाचार की बात है उसमें बहुत कुछ, चाहे वह राशनिंग की बात हो या व्यावसायिक लेन देन की बात हो, सभी क्षेत्रों में जो डिजिटलीकरण हो रहा है, डिजिटल प्रक्रिया अपनाई जा रही है, वह कहीं न कहीं भ्रष्टाचार पर चोट करती है और भ्रष्टाचार को कहीं न कहीं कमजोर किया है। उसी तरह से आतंकवाद भी कहीं न कहीं दम तोड़ता दिख रहा है, वो चाहे जम्मू कश्मीर की बात हो या देश के किसी अन्य हिस्से की बात हो। तो इस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता देश में कैसी है या तो एक अलग बात है, लेकिन कहीं न कहीं वह अपने अंदाज से, अपने रीति नीति से एक नए आयाम गढ़ रहे हैं देश के सिस्टम पर। निश्चित रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव में वह अपनी उपस्थिति कहीं न कहीं बेहतर ढंग से दर्ज कराएंगे, ऐसा पूरा हालात बयां कर रहा है। अब इसी के साथ बात करते हैं मौजूदा समय में विपक्षी दल यानी संसद में विपक्ष यानी कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कश्मीर तक उनकी यह यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, करीब 3,500 किलोमीटर लंबी है। अपनी इस यात्रा में राहुल गांधी गरीबों से मिल रहे हैं, मजलूमों से मिल रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं, बेरोजगारों से मिल रहे हैं, बालिकाओं से मिल रहे हैं, युवतियों से मिल रहे हैं, सभी से मिल रहे हैं। अब खास बात यह है कि जब राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ की थी, तो उसके ठीक पहले आपके संज्ञान में ला दें, यह बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है कि आपके संज्ञान में आए।
भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ करने से पहले राहुल गांधी ने लुटियंस जोन में स्थित कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में एक बड़ी बैठक की थी एनजीओ के साथ। एनजीओ यानी गैर सरकारी संगठन। देश में ऐसे संगठनों की तादाद करीब 31 लाख है। जो गैर सरकारी संगठन है यानी एनजीओ है, यह वैसे देखें तो 31 लाख की यह संख्या अस्पतालों से और विद्यालयों से कई गुना ज्यादा है। अब वैसे देखें तो अस्पतालों की संख्या भी इतनी नहीं है जितनी एनजीओ की संख्या देश में है। अस्पतालों की संख्या से करीब 2 गुना एनजीओ भारत में काम करते हैं। अब इसी के साथ दूसरे परिदृश्य में देखें तो जो शिक्षण संस्थान है, जो विद्यालय है, वह आधे से कम है और अस्पताल तो बहुत ही कम है। 31 लाख एनजीओ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में सत्ता संभाली और देश के मुखिया के तौर पर सामने आए तो सबसे पहले उनका काम था कि एनजीओ पर उन्होंने साफ गोई देखनी चाहिए। साफ गोई से मतलब है कि जो एनजीओ के बहाने जो अनाप शनाप पैसा खर्च होता था उस पर देखा गया, उस पर अंकुश लगाया गया कि एनजीओ ईमानदारी से काम करे। जो एनजीओ ईमानदारी से काम नहीं कर रहे थे उनको ब्लैक लिस्ट किया गया, उनको बंद कर दिया गया, उन पर शिकंजा कसा गया कानूनी। इस तरह से पूरे परिदृश्य में देखें तो 31 लाख एनजीओ भारत में काम करते हैं और सबसे ज्यादा करीब 5.5 लाख एनजीओ उत्तर प्रदेश में काम करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि राजनीति से एनजीओ का क्या लेना देना, तो आइए आपको बताते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं कि राजनीति में एनजीओ की क्या भूमिका है। एनजीओ में कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बैक फ्रंट पर देखें, यानी उनके जो पीछे देखें, उनके पार्श्व में देखें या उनकी राजनीति के जो पीछे है उसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ा एनजीओ है जिसकी बदौलत उनकी राजनीति सामने आई। तो इस तरह से देखें जो देश में 31 लाख एनजीओ है और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से पहले जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब नई दिल्ली में एनजीओ के साथ बैठक की, उसमें योगेंद्र यादव भी शामिल थे और भी बहुत सारे लोग थे जो एनजीओ के थे। राहुल गांधी ने इस मीटिंग में, इस बैठक में साफ तौर पर कहा कि भारत जोड़ो यात्रा उनके लिए एक तपस्या है और वह एक तपस्या करने निकल रहे हैं। वह अकेले होंगे या कोई साथ होगा पता नहीं, लेकिन वह तपस्या पर निकलेंगे, तपस्या करेंगे, भले ही चाहे उनको अकेले करना पड़े यह तपस्या। उस मीटिंग में बड़ी तादाद में एनजीओ संचालक शामिल थे। अब जब एनजीओ संचालक शामिल थे और जो पीड़ित थे भारत सरकार से, यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो पीड़ित थे, प्रताड़ित थे, जिन पर अंकुश लगा था, जो ब्लैक लिस्ट हुए थे, वह मीटिंग में तो कुछ खास नहीं बोले, लेकिन इतना जरूर एनजीओ ने संकेत दिया कि वह भले ही किसी रूप में हो लेकिन वह उनके भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। यह एक बड़ी बात सामने आई कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खफा है एनजीओ, वह राहुल गांधी के साथ जा सकते हैं और चले भी गए। तो इस तरह से पूरे सीन में देखें तो तमिलनाडु से जो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की प्रारंभ हुई, उसके पीछे कहीं ना कहीं देश के एनजीओ की एक बड़ी भूमिका है।
अब इसी के साथ बात करते हैं कि जब इसमें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पूजा भट्ट शामिल हो रही हैं, अमोल पालेकर आ रहे हैं, प्रशांत भूषण शामिल हो रहे हैं, योगेंद्र यादव आ रहे हैं, और यह सभी, इसके अलावा बहुत सारी हस्तियां हैं जो साहित्यकार भी हैं, संगीतकार भी हैं, राजनीतिक व्यक्तित्व भी हैं इसमें, जो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल के साथ आए और कदम से कदम मिलाया। तो अब इससे साफ है कि जो, और ये सभी एनजीओ जो चल रहे हैं, जो एनजीओ देश में काम करते हैं, वह ज्यादातर एनजीओ लेफ्ट फ्रंट के से ताल्लुक रखने वाले हैं, या यूं कहें कि जो वामपंथी दल हैं, वाम दल हैं, उनके एनजीओ हैं, या उनके साथ के एनजीओ हैं, या उनके द्वारा संचालित एनजीओ हैं जो आज राहुल गांधी के साथ में हैं। या दूसरे शब्दों में यह कहें कि, या यूं कहें कि कांग्रेस की इस भारत जोड़ो यात्रा में, राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा में प्रत्यक्ष भले ही ना दिख रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं वामपंथ कांग्रेस के साथ आया है। अब एक इसी के साथ दूसरी बड़ी बात करते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में एक जन सैलाब दिख रहा है, एक भारी भीड़ दिख रही है। चाहे वह बात कर्नाटक में रही हो, चाहे आंध्रा में रही हो, या उसके आगे बढ़ती हुए यात्रा में कहीं भी देखा जाए तो भारी भीड़ दिखती है। अब यह एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर राहुल गांधी की, कांग्रेस की लोकप्रियता इतनी है कि भारत जोड़ो यात्रा में जन सैलाब उमड़ रहा है, जन समूह उमड़ रहा है, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि जो दिख रहा है, जो सोशल मीडिया पर वीडियो आ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा की, उनमें साफ दिख रहा है कि भीड़ है। अब इसमें दो बड़े कारण हो सकते हैं, या तो या टेक्नोलॉजी का कमाल है, कैमरे का कमाल है कि जो भीड़ दर्शा रहा है, या एक अलग विषय है कि वो भीड़ कैसे है। अगर यह वास्तविक भीड़ है जो राहुल गांधी के पीछे चल रही है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सामने है, या दूसरे शब्दों में कहें जो एनजीओ है उनकी भीड़ है, तो कोई शायद गलत ना होगा कि उनकी भीड़, जैसा कि पिछले दिनों उन्होंने समर्थन देने की बात कही कि वह किसी न किसी रूप में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में साथ रहेंगे। तो यह पूरा परिदृश्य बता रहा है कि राहुल गांधी के पीछे एक भारी भीड़ है, और वह राहुल गांधी को अपने एक बड़े नेता के रूप में देख रही है। तो अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है कि यदि यह भीड़ वोटर्स में कन्वर्ट हो गई और 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ यह भीड़ खड़ी नजर आई, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री हों। तो इस तरह से देखा जाए तो जो विरोधी हैं नरेंद्र मोदी के, चाहे वह एनजीओ के हों, जो एनजीओ खफा है नरेंद्र मोदी की कार्य संस्कृति से, जो उन पर बंदिशें लग रही हैं, या दूसरे शब्दों में कहें कि जो, चाहे वह उद्योगपति हो, चाहे वह अन्य लोग हों, किसान हो, कामगार हो, जो भी है, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खफा हैं, वह राहुल गांधी के साथ जा सकते हैं। तो ऐसे में यह बड़ा सवाल उठता है कि अगर यह भीड़ वोटर्स में 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटर्स के रूप में कन्वर्ट हो गए, तो लाजमी है, निश्चित है कि देश के अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी हो सकते हैं। या कोई दावा नहीं किया जा सकता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे ही, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जिस तरह से भीड़ और जनसैलाब दिख रहा है राहुल गांधी के पीछे, वह करिश्माई है। भले ही चाहे वह टेक्नोलॉजी का कमाल हो या एनजीओ का अपना दमखम हो, कहीं ना कहीं या वामपंथ का अपना रोल हो, उसकी भूमिका हो। तो इस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर उनको कोई चुनौती देते नजर आ रहा है तो वह राहुल गांधी है। अब हकीकत क्या होगी, यह
राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में, यह तो आगे देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो चेहरा दिख रहा है देश के प्रधानमंत्री के तौर पर, वह नरेंद्र मोदी के बाद अगला चेहरा दिख रहा है राहुल गांधी। अब यह तय करना जनता का काम है, मतदाता का काम है कि वह किसे अपने देश का प्रधानमंत्री चुनती है, यह एक अलग बात है। अब आइए बात करते हैं तीसरे बिंदु पर, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल 2 अक्टूबर 2012 को राजनीति में आए थे, इसकी उन्होंने घोषणा की थी और अन्ना हजारे के साथ आंदोलन में जोड़कर वह आगे बढ़े। राजनीति में शुचिता और भ्रष्टाचार समाप्त करने को लेकर, लोकपाल लाने को लेकर अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से अपनी राजनीति शुरू की, उनका मुख्य मुद्दा था लोकपाल लाना, राजनीति में शुचिता कायम करना, भ्रष्टाचार समाप्त करना। लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से अपने वादों को, अपने दावों को हाशिए पर खड़ा किया, वह बड़ा आश्चर्यजनक है राजनीति के लिए, कथनी करनी के लिए। जिस तरह से उनके पार्टी के विधायकों, उनके पार्टी के मंत्रियों, यानी उनकी सरकार के मंत्रियों के ऊपर जिस तरह से आरोप लगे, चाहे वह आतंकवाद को प्रोत्साहित करने के लिए हो, संरक्षण देने के लिए हो, या जो भी शाहीन बाग जैसे प्रकरण जो दिल्ली में हुए, इसी के साथ ही जो और भी जो उनकी पार्टी के विधायकों की कार्य संस्कृति समाज के सामने आई, जो उनके मंत्रियों को जेल जाना पड़ा, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की छवि पर एक बड़ा दाग लगा है। अब यह एक बड़ा सवाल उठता है कि देश की आवाम, देश की जनता इस दाग को भूलकर, इस दाग को धोकर अरविंद केजरीवाल के साथ जाती है या उनको छोड़ देती, यह एक अलग विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को लगता है कि दिल्ली के बाद, पंजाब हासिल करने के बाद अब वह हिमाचल और गुजरात को हासिल करना चाहते हैं। इस तरह से वह एक बड़ा ख्वाब लेकर चल रहे हैं, बड़ा ख्वाब देख रहे हैं, और देखना भी चाहिए। जैसा कि उन पर उनके पास 2 अहम योग्यताएं हैं, वो IITians हैं, इंजीनियर हैं, तो वही प्रशासनिक सेवा के भी वह अफसर रह चुके हैं। भारतीय राजस्व सेवा के पूर्व अधिकारी हैं अरविंद केजरीवाल, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अनुभव उनके पास है। इस तरह से पूरे सीन में देखें तो चाहे नफा नुकसान की बात हो, कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति में अरविंद केजरीवाल अपना एक अहम मुकाम रखते हैं। अब यह एक अलग बात है कि देश की जनता उनको प्रधानमंत्री की दौड़ में स्वीकार करती है या नहीं करती है, यह एक अलग बात है। इसी के साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर बाहर से चुनौती मिल रही है, राहुल गांधी से, अरविंद केजरीवाल से, नीतीश कुमार से, तो वहीं उनकी पार्टी से उनको चुनौती मिल रही है, बड़ी चुनौती मिल रही है नितिन गडकरी से। नितिन गडकरी देश के एक बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वर्तमान में केंद्र सरकार में सड़क, राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री हैं। पिछले दिनों नितिन गडकरी को भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। यह नागपुर को भी नागवार गुजरा और नितिन गडकरी को भी। नितिन गडकरी के साथ जहां नागपुर साथ में खड़ा है, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार साथ में खड़ा है, तो वहीं देश की आवाम भी कहीं ना कहीं उनके साथ दिखती है। क्योंकि जिस तरह से नितिन गडकरी ने देश में सड़कों का एक महामाया जाल खड़ा किया है, महामाया नेटवर्क खड़ा किया है, वह काबिले तारीफ है। नितिन गडकरी चाहे वह बात 2024 के लिए चुनाव की हो या
उनके दिमाग में कुछ और हो। वह देश को, चाहे वह उत्तर प्रदेश की यात्रा पर हो या दक्षिण भारत की या पूर्वोत्तर राज्य के, वह सिर्फ एक बात देश की आवाम से कह रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि 2024 में भारत की सड़कें अमेरिका जैसी होंगी। अब इसमें आप दो तरीके से देख सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि 2024 में ही लोकसभा का चुनाव होना है और 2024 के लिए ही नितिन गडकरी कह रहे हैं कि भारत की सड़कें अमेरिका जैसी होंगी, यानी अमेरिका की सड़कों को टक्कर देने वाली होंगी भारत की सड़कें। दूसरे नजरिए से देखें तो नितिन गडकरी को अब रोड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी रोड मैन ऑफ इंडिया के एक छवि बनी है नितिन गडकरी की। तो यह छवि कहीं न कहीं देश में एक बड़ा आयाम स्थापित कर रही है। और खास बात यह है कि जो देश में एक सड़कों का नेटवर्क तैयार हुआ है, वह भारतीय जनता पार्टी को तो लाभ देगा ही देगा, नितिन गडकरी के आभा मंडल में भी एक अध्याय जोड़ रहा है। इस तरह से पूरे सीन में देखें तो नरेंद्र मोदी के सामने जहां बाहर के राजनीतिक दलों से चुनौतियां हैं, वहीं उनको अपने दल से भी एक बड़ी चुनौती मिल रही है प्रधानमंत्री के रूप में। इस तरह से पूरे सीन में यह बता रहा है, या पूरा सीन बता रहा है कि भारतीय राजनीति में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 5 उम्मीदवार हैं प्रधानमंत्री पद की दौड़ के लिए, प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए। अब कौन प्रधानमंत्री होगा देश का अगला, यह कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से दिख रहा है वह कहीं न कहीं सभी नेताओं के लिए एक चुनौती है। सभी हासिल करना चाहते हैं, यानी यह पांचों जो दौड़ में शामिल हैं, चाहे वह नरेंद्र मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, या अरविंद केजरीवाल हो, नीतीश बाबू हो, या नितिन गडकरी हो, कहीं न कहीं प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल यह पांचों व्यक्तित्व कहीं न कहीं राजनीति को एक नई दिशा देंगे, करवट देंगे, जिससे भारतीय राजनीति के अध्याय में एक नया आयाम जुड़ेगा। यह कहना अभी बड़ा मुश्किल होगा कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुर्सी पर काबिज रहेंगे या उनको कुर्सी छोड़कर जाना होगा, यह एक अलग बात है, अलग विषय है। लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव यह तय करेगा कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, चाहे वह नरेंद्र मोदी हो या कोई और होगा। यह 2024 का लोकसभा चुनाव तय करेगा। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। दोस्तों, आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।